हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, मैं आपका दोस्त आपके समक्ष हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसका नाम होगा सभ्यता, जिसमें हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे आप लोग सिंधु सभ्यताओं के बारे में नाम से भी जानते हैं। मित्रों, अगर बात करें कुछ सभ्यताओं के उसके विकास और उत्पत्ति के, तो उसके कारण क्या होते हैं मित्रों कि किसी भी सभ्यता का विकास होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है भाई? पानी। तो पानियों या नदियों के आसपास ही बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। चाहे आपका चीन की सभ्यता हो, मिसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, या चाहे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो। ठीक है, ये सारी सभ्यताएं कहीं न कहीं नदियों के आसपास ही थी, क्योंकि भाई जो जरूरी की चीजें हैं, जो अति आवश्यक जीने के लिए जो चीजें होती हैं, वो आपके नदियों के आसपास तराई के इलाकों में मिलती है। ठीक है, उसी के संदर्भ में जो प्राचीन समय में जो हमारी बस्तियां थी, जो हमारी सभ्यताएं थी, वो किस प्रकार थी या किस प्रकार के वहां पे साक्ष्य मिलते थे, उनका जीवन कैसा था, वो हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और साथ ही साथ परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उस पर भी हम क्या करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का उसका नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता यानी कि जिसको आज हम लोग को पढ़ना है, या इसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जितनी सारी सभ्यताएं हैं सब सिंधु घाटी के अंतर्गत ही चलेंगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय या इस समय भी कहा जाए तो जो सिंधु नदी है वो अब तक की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी नदी मानी जाती है सभ्यताओं के हिसाब से। और जितनी और सारी 5-6 नदियां जो उनकी सहायक नदियां हैं, वो भी अगर उन्हीं से मिलती हैं, तो सिंधु का नाम भी उन्हीं से पड़ता है। और सिंधु हो गया आपका, हिंदू हो गया, इंडस हो गया, और आपके पास हिंदुस्तान हो गया। इन सब नामों का अगर अर्थ देखा जाए तो आर्यों ने ही दिया हुआ है। तो ये नाम परिवर्तित करके हमारे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जिसके अंतर्गत हम चीजों को समझते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, उसके पहले हम कुछ और चीजों को जानते हैं, क्योंकि जो ये सारी चीजें सभ्यताओं संबंधित हैं, वो सब पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में होता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, उनको और कहां पर उसकी स्थापना और किसने किया, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता कौन है? याद रखिएगा, जो भारतीय है उसके पुरातात्विक विभाग जो है उसके जन्मदाता कौन है? तो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। देखो, अलेक्जेंडर के नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, चाहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें वो आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम है जिन्होंने क्या किया था, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। आगे आते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के नींव किसने रखा था? तो वो आपके करते हैं भाई कौन? लॉर्ड कर्जन होते हैं। याद रखिएगा, ये भाई गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन होते हैं भाई? तो आपके होते हैं जॉन मार्शल, जो क्या होते हैं, निदेशक होते हैं। यानी कि उन्हीं के निर्देशन में ये सारे के सारे जो काम है वो संपन्न करा जाते हैं। उन्हीं को निदेशक कह लीजिए, या फिर महानिदेशक के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। इनके कुछ नाम हैं, यानी कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्यों भाई, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो नामकरण क्या क्या भाई? इनको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इनको सिंधु संस्कृति सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, साक्ष्यों द्वारा पता चलता है कि उस समय के लोग कांसा की एक जो धातु है वो उन्हीं से परिचित है, और जो कांसा बनता है वो आपका कॉपर प्लस टीन से बनता है। यानी जो टीन है आपका और कॉपर को जब आप मिला देंगे तो आपका क्या बनता है मित्रों? कांसा बनता है। तो इसलिए इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके कुछ उपनाम हैं। कहा जाता है भाई कि हड़प्पा के और कौन से नाम है? तो सिंधु संस्कृति सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसके बाद आपका कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं। जो हड़प्पा मित्रों जो स्थल खोजा गया ना, उसमें कुछ ऐसे संस्कृति थी जो अलग अलग दिशाओं में बसी हुई थी। तो
उनको कहा कहा जाता है और वो किस नदी के आसपास से उनको कहा जाता है। ठीक है, तो मित्रों जो मांडा था ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो संस्कृति के स्थलों की दिशा की बात करें तो जो उत्तर में यानी ऊपर जो नॉर्थ होता है, उत्तर में जो मांडा था, और मांडा किस नदी के तट पर था भाई, तो चिनाब नदी के। और चिनाब नदी कहाँ पर बहती है, तो जम्मू कश्मीर में बहती है। आपको बता दें ये चिनाब, रावी, झेलम और सिंधु नदियां जो होती है ना, वो क्या करते हैं भाई, सभी का पानी इकट्ठा करके वो पाकिस्तान में लेकर चली जाती है। और आपको पता है कि उन्हीं के जल के विवाद जो भी चलता है, जिसे आप लोग कहते हो सिंधु जल समझौता। और आपको पता है कि सिंधु जल समझौता हुआ था भाई, ये 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, तो कराची में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिए, किसके मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे चल, तो यह आपका चुनाव। उसके बाद देखा जाए कि जो आपका उत्तर है यानी कि ईस्ट में कौन सा स्थल था, तो भाई उसका नाम था आलमगीरपुर, जो कहाँ पर था भाई, उत्तम पूरब की तरफ था। वो किस नदी के आसपास था भाई, तो हिंडन नदी। और आपको पता होना चाहिए कि हिंडन नदी जो होती है ना, यमुना की सहायक नदी है और ये हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर उसी को देखा जाए तो जो आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम साइड में कौन सा भाई, शुद्ध का डोर होता है, जो कि दशमक कहीं आपको दार्शनिक देखने को मिलता है। तो ये नदी है, इन नदी के आसपास बैठा हुआ था कौन सा भाई, शुद्ध का डोर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका अब आता है दक्षिण में कौन था, यानी साउथ में कौन सा, तो साउथ में आपका दायनाबाद था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर बसा। ठीक है, ये क्या था भाई, तो हड़प्पा के स्थलों की दिशा थी। उस समय जो स्थल थे हड़प्पा के, वो किस किस नदियों पर थे, कहां पर थे और किस तरफ थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं कि मांडा किस नदी पर था, आलमगीर किस नदी पर था, ठीक है, सुतकोटा किस नदी पर था। आइए चलते हैं अब विशेष तौर पर हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा की जो खोज होती है वो आपका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा होती है। ये सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन करवाते हैं। खोज की बात मैं नहीं कर रहा, उत्खनन करवाए हुए थे। ठीक है, तो जब उत्खनन कराए तो बहुत सारे साक्ष्य मिलने के चांसेस हो गए। उल्लेख हम देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिला हुआ था। चलिए, तो ये खोज होते हैं भाई कब, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और वो कहाँ पर है, तो भाई ये हड़प्पा सभ्यता वो पाकिस्तान देश जो हमारा पड़ोसी है उसके यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला है। ठीक है ना मित्रों, जो मांटगोमरी जिला है इसका वर्तमान में साहिवाल के नाम से जानते हैं। इसको वर्तमान में इसका नाम साहिवाल हो गया। ठीक है, और नदी कौन सी थी भाई, तो नदी की बात करेंगे तो मित्रों रावी नदी है। और रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम है उसको हम लोग परुसणी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो परुसणी है। और इस नदी के किस तट पर था भाई, तो बाएं वाले तट पर आपका हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मित्रों मैं कह रहा था ना कि ये जो खोज तो हुआ सही बात है, लेकिन सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, किस जगह हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें किसने किया, तो चार्ल्स मेसन नामक एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में ये पता लगाया था कि कोई सभ्यता यहाँ पर किस सभ्यता का यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन वो सभ्यता कौन सी थी ये बात पता नहीं लगा। ठीक है, पहली बार। दूसरी बार भी कहीं किताब में मिलता है कि दूसरी बार क्या हुआ ना मित्रों, जब आपके लाहौर से यानी कि लाहौर से कराची, ठीक है ना, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ कब, 1856 ईस्वी में। ठीक है ना, 1856 ईस्वी में जब लाहौर से आपके कराची तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय इसी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ और वहां से ईंट निकाले गए थे पक्के। ठीक है, तो पकी हुई ईंट निकालने से पता चलता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सभ्यताएं थी। और उसी के अंतर्गत एक दूसरी बार उल्लेख वहां पर मिलता है। तो पूछा जाता है दूसरी बार कब हुआ, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा कि दूसरी बार सेकंड टाइम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आपका 1856 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है भाई, क्यों मिलता है, तो आपके कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस कंसेप्ट में वहां पर क्या हुआ, ईंट को लाया गया, जो कि हड़प्पा सभ्यता से खोद कर लाया गया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसके साक्ष्य की। तो भाई साक्ष्य क्या थे? तो साक्ष्य में देखा जाए तो अनाज कूटने का चबूतरा मिला। ठीक है, देखिएगा जो ग्रामीण इलाका है भारत का, वहां पर देखिएगा अभी भी क्या है कि अनाज को कूटने वाला भी देखने को मिलता है। ठीक है, अनाज को पीसने वाला जो होता है वो भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस समय भी क्या था भाई, अनाज को कूटने का एक वृत्ताकार चबूतरा मिला है उत्खनन के दौरान। उसके बाद चलते हैं श्रमिक आवास, यानी कि जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले, जो मजदूर हैं, उनका भी आवास अलग मिलता है। जैसे समझिएगा, जैसे मान कर चलिए कि आपका एग्जाम हुआ और आप क्या बन गए, पुलिस बन गए। ठीक है ना, तो पुलिस यानी पुलिस मतलब आप पीएससी वगैरह बन गए। तो जो पीएससी के जितने भी आपके सेना के लोग होते हैं, जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, उनके लिए एक अलग से क्या होता है भाई, हॉस्टल बनता है, जहाँ पर बस उन्हीं के संबंधित लोग रहेंगे। लेकिन उसी में आपके अगर कोई आईएएस है, आईपीएस है या एसआई है, उनका तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो श्रमिक आवास है, जो मजदूर है, उनका अलग देखने को मिला। और जो बड़े बड़े लोग थे, यानी कि जो राजा महाराजाओं जैसे जो काम करते थे, उनका घर क्या था भाई, थोड़ा सा अलग था और उनसे थोड़ा सा भिन्न भी था। ठीक है, तो श्रमिक आवास भी देखने को मिलते हैं। आगे आप देखेंगे तो पकी हुई ईंट, यानी कि जो पकी हुई ईंट है उसके कुल 18 चबूतरे देखने को मिलता था। हमने ऊपर बताया कि जब लाहौर से कराची का रेलवे लाइन 1856 में बनाया जा रहा था, वहां से क्या पक्की हुई ईंट खोजे गए थे। ठीक है, वहीं से लाए गए थे। इसीलिए पकी हुई ईंट के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपके हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अगले साक्ष्य में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो दक्षिण वाले भाग में आपके क्या मिलता है भाई, कब्रिस्तान का उल्लेख मिलता है, जिनको R37 के नाम से संकेतित किया जाता है, या फिर उसको सेमेंट्री 37 कहा जाता है। ठीक है, ये आपके उल्लेख देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समय क्या भाई थी, समाधिकरण की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। जब कब्रिस्तान मिला तो हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कहीं न कहीं वहां पर समाधियों का भी अवशेष रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा जो मित्रों था, ये अब हम लोग आज का टॉपिक था हड़प्पा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आई होगी। और हमने यहाँ पे सिलेक्टेड प्रश्न को ही रखे हुए थे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है ना, इसी तरह आपको क्या करिएगा, वीडियो देखते रहिए और एंड तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि हम हर एक सभ्यताओं को, चाहे आपका हड़प्पा हो, चनहुदड़ो हो, मोहनजोदाड़ो हो, धौलावीरा हो, चाहे कालीबंगा हो, सबका एक एक वीडियो बना कर क्या करेंगे, हम आपको बारी देते रहेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।